हेलो वन द राइज ऑफ नेशनलिज्म में आज का हमारा टॉपिक है नेशनलिज्म एंड इंपीरियलिज्म, राष्ट्रवाद और साम्राज्यवाद। टॉपिक को शुरू करने से पहले सबसे पहले हमें ये समझ लेना है कि नेशनलिज्म का मतलब क्या होता है, राष्ट्रवाद क्या होता है और इंपीरियलिज्म यानी साम्राज्यवाद क्या होता है। जैसा कि नेशनलिज्म इस चैप्टर में कई बार प्रयोग हो चुका है, फिर भी नेशनलिज्म का मतलब समझ लेते हैं। ये एक ऐसी विचारधारा है या एक ऐसी सोच है जिसमें किसी क्षेत्र या किसी देश में रहने वाले लोग अपने राष्ट्र के प्रति इमोशनली कनेक्टेड फील करते हैं, या अपने राष्ट्र के प्रति गौरव का भावना रखते हैं, या फिर अपने राष्ट्र को सर्वश्रेष्ठ मानते हैं। यही विचारधारा, यही सोच नेशनलिज्म कहलाती है। इंपीरियलिज्म का मतलब क्या होता है, जब कोई एक क्षेत्र अपने क्षेत्र के अलावा किसी दूसरे राज्य या किसी दूसरे देश पर बिना उसकी सहमति से जब कंट्रोल कर लेता है, तो ये व्यवस्था या ये बात साम्राज्यवाद कहलाती है। जैसे आप उदाहरण के लिए समझ सकते हो कि ब्रिटेन ने भारत के बिना सहमति के भारत पर नियंत्रण कर लिया था, तो ये एक साम्राज्यवाद का उदाहरण है। अब इस चैप्टर को, इस पूरे टॉपिक को कवर करते हैं पॉइंट वाइज। इस टॉपिक में हमें देखना क्या है कि किस प्रकार नेशनलिज्म, राष्ट्र के प्रति सर्वोच्चता की भावना, राष्ट्र को सबसे श्रेष्ठ मानने की भावना, किस प्रकार इंपीरियलिज्म का रूप ले लेती है। जैसे कि यूरोप के ही देश, जैसे बहुत सारे ऐसे देश रहे जो शुरुआत में खुद को यूनाइट नेशन या नेशन स्टेट बनने के लिए कितना संघर्ष किए, लेकिन बाद में यही स्टेट जब पावरफुल बन गए तो छोटे स्टेट्स को बिना उनकी सहमति से कंट्रोल करना शुरू कर दिए। तो किस प्रकार नेशनलिज्म इंपीरियलिज्म का रूप ले लेता है और यही इंपीरियलिज्म प्रथम विश्व युद्ध का कारण बनता है। तो इस टॉपिक को पॉइंट वाइज देखेंगे और हर एक पॉइंट को बारीकी से समझने का प्रयास करेंगे। पहला पॉइंट है, द मोस्ट सीरियस सोर्स ऑफ नेशनलिस्ट टेंशन इन यूरोप आफ्टर 1871 वाज द बाल्कन। 1871 के बाद यूरोप में राष्ट्रवादी तनाव का सबसे गंभीर जो सोर्स था, जो क्षेत्र था, वो बाल्कन था। इट वाज अ रीजन ऑफ जियोग्राफिकल एंड एथनिक वेरिएशन। जो बाल्कन क्षेत्र था, ये जोग्राफिकल और एथनिक विविधता का क्षेत्र था। कंप्राइजिंग मॉडर्न डे रोमानिया, बुल्गारिया, अल्बानिया, ग्रीस, मेसिडोनिया, क्रोएशिया, बोस्निया हर्जेगोविना, स्लोवानिया, सर्बिया एंड मॉन्टेनिग्रो, whose inhabitants were also known as Slavs। जो ये बाल्कन क्षेत्र है, इसमें मॉडर्न डे बुल्गारिया, रोमानिया, अल्बानिया, ग्रीस, ये सारे देश थे। और यहाँ के रहने वाले जो क्षेत्र थे, रहने वाले निवासियों को स्लाव्स कहा जाता था। यदि हम आपको मैप दिखाएं तो मैप से आप पहचान पाओगे कि कौन से क्षेत्र को बाल्कन क्षेत्र या बाल्कन रीजन कहा जाता है। जैसे ये पूरा मैप है बाल्कन क्षेत्र का, इसमें जो छोटे छोटे क्षेत्र थे, इन्हीं बाल्कन कंट्री या बाल्कन देश कहा जाता है। प्रश्न ये बनता है कि इन क्षेत्रों को बाल्कन रीजन क्यों कहा जाता है। तो बाल्कन रीजन कहने के पीछे मेन रीजन है क्योंकि इन क्षेत्र में बाल्कन पहाड़ी पाई जाती है, और बाल्कन पहाड़ी के आसपास रहने वाले जो छोटे छोटे एथनिक कम्युनिटीज़ रहते थे, इन्हीं बाल्कन्स के नाम से जाना गया। जो कि इनके यहाँ के रहने वाले निवासियों को एक टर्म दिया हमने, या बुक में दिया है, क्या नाम है उसका, स्लाव्स। तीसरा पॉइंट है, द स्प्रेड ऑफ आइडिया ऑफ रोमांटिक नेशनलिज्म इन द बाल्कन टुगेदर विद द डिसइंटीग्रेशन ऑफ ऑटोमन एम्पायर मेड दिस रीजन वाज वेरी एक्सप्लोसिव। अब क्या हुआ कि जैसे ही यूरोप के अन्य क्षेत्रों में रोमांटिक नेशनलिज्म की शुरुआत हुई, रोमांटिक नेशनलिज्म का मतलब क्या हुआ, एक ऐसी क्रांति या एक ऐसी राष्ट्रवाद की भावना जिसके अंतर्गत लोग अपनी संस्कृति, भाषा, अपने पुराने आर्ट्स फॉर्म, पुराने डांस, पुराने म्यूजिक, इन सभी चीज़ों को लेकर के आपस में कनेक्टेड फील करते हैं। तो यही क्या कहा जाता है, रोमांटिक नेशनलिज्म। तो इसे हमने पहले इस चैप्टर में पढ़ा भी है कि जैसे ही रोमांटिक नेशनलिज्म की शुरुआत हुई, तो एक क्षेत्र में या एक क्षेत्र से अलग अलग क्षेत्रों में समान एथनिक ग्रुप वाले रहने वाले लोग अपने राष्ट्र के प्रति यूनाइट होना शुरू कर दिए। तो रोमांटिक नेशनलिज्म की शुरुआत जैसे हुई, तो बाल्कन रीजन में इसका प्रभाव तो पड़ा ही, साथ ही साथ ऑटोमन अम्पायर के विघटन ने जो ये बाल्कन क्षेत्र था, इसे बहुत ही एक्सप्लोसिव बना दिया। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये है कि रोमांटिक नेशनलिज्म के कारण बाल्कन के लोग, अब जितने अलग अलग कम्युनिटी के लोग रहते थे, अलग अलग एथनिक ग्रुप रहते थे, वो सभी एथनिक ग्रुप खुद को अलग अलग भले ही दूर दूर थे लेकिन यूनाइट फील करने लगे। साथ ही साथ उसी समय ऑटोमन एम्पायर कमज़ोर होना शुरू हो गया, ऑटोमन एम्पायर विघटित होना शुरू हो गया। तो ये जो बाल्कन क्षेत्र था, ये बहुत ही
एक्सप्लोसिव हो गया, मतलब बहुत ही ये विस्फोटक बन गया। यहाँ पर बहुत सारी ऐसी घटनाएं होने लगी जो पूरी यूरोप की व्यवस्था पर प्रभाव डालती थी। द बाल्कन पीपल्स बेस्ड देयर क्लेम फॉर इंडिपेंडेंस और द पॉलिटिकल राइट ऑन नेशनलिटी and use history to prove that they had once independent but had subsequently been subjugated by foreign power। अब ये जितने भी बाल्कन्स के पीपल्स थे, ये अपनी स्वतंत्रता की घोषणा करने लगे और पॉलिटिकल राइट्स की डिमांड करने लगे, और इन्होंने अपने हिस्ट्री के माध्यम से ये प्रूव करने का प्रयास करना शुरू कर दिया कि पहले ये आज़ाद थे, परंतु ये विदेशी पावरों द्वारा, विदेशी शक्तियों द्वारा गुलाम बना लिए गए थे। बाल्कन के लोगों ने स्वतंत्रता या अपने राजनीतिक अधिकारों के दावों को राष्ट्रीयता के आधार पर प्रस्तुत किया और इतिहास का उपयोग यह साबित करने के लिए किया कि वे कभी स्वतंत्र थे, लेकिन बाद में विदेशी ताकतों द्वारा उन्हें गुलाम बना लिया गया। तो आप देख रहे हो कि किस प्रकार बाल्कन क्षेत्र में रोमांटिक नेशनलिज्म का प्रभाव हुआ, और साथ ही साथ ओटोमन एम्पायर के डिसइंटीग्रेशन ने इस पूरे क्षेत्र को एक्सप्लोसिव बना दिया, एक तरह से झगड़े का एक अड्डा बना दिया। क्योंकि जैसे जैसे बाल्कन के क्षेत्र आपस में फ्री होंगे, एक राष्ट्र के रूप में बनेंगे, तो उनमें भी लालच आएगी। जितने भी छोटे छोटे बाल्कन क्षेत्र थे उनमें कंपटीशन होगा। हर एक बाल्कन क्षेत्र चाहेगा कि दूसरे क्षेत्र पर कब्जा करके अपने साम्राज्य को बढ़ा लें। इसके अलावा एक नए और प्लेयर की एंट्री होगी जो यूरोप के कंट्रीज होंगे, तो ये पूरे बाल्कन क्षेत्र एक तरह से युद्ध का अड्डा बन जाएगा। तो ही बता रहा है कि ये बाल्कन क्षेत्र वेरी एक्सप्लोसिव क्षेत्र बन गया। जैसा कि फिफ्थ पॉइंट में ही है, द बाल्कन स्टेट्स वर फायरसली जीलियस टू ईच अदर। जो बाल्कन के जितने भी स्टेट्स थे छोटे छोटे थे, ये हर एक से ईर्ष्या रखते थे, एंड होप टू गेन मोर टेरिटरी एट एक्सपेंस ऑफ द अदर। और ये इस बात की भी इच्छा रखते थे कि दूसरे राज्य की टेरिटरी को हड़प करके, कब्जा करके अपने साम्राज्य को बढ़ा लें। मैटर्स फर्दर matter were further complicated because the Balkans also became the scene of big power rivalry। ये बाल्कन के क्षेत्र तो खुद में टेरिटरी गेन करने के लिए हर एक दूसरे से ईर्ष्या रखते थे और अपने टेरिटरी को बढ़ाना चाहते थे। ये तो चीज़ें वहाँ पर बैठ थीं। साथ ही साथ अब बाल्कन का क्षेत्र जो और ही कॉम्प्लिकेटेड हो गया, क्योंकि अब यहाँ पावर राइवलरी शुरू होगी। क्योंकि अब यूरोप के क्षेत्र भी चाहेंगे, क्योंकि यूरोप में लोग नेशन स्टेट के रूप में आ गए हैं, राष्ट्र बन गए हैं, तो अब यूरोप के राष्ट्र धीरे धीरे अब वो विकसित होना शुरू हो गए हैं, पावर रखना शुरू कर दिए हैं। तो अब वो चाहेंगे कि बाल्कन क्षेत्र पर अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाया जाए, अपना व्यापार बढ़ाया जाए, अपने टेरिटरी को बढ़ाया जाए। तो नए प्लेयर की एंट्री होने के कारण अब यहाँ पर बिग पावर राइवलरी शुरू होती है बाल्कन वाले क्षेत्र में। ड्यूरिंग दिस पीरियड देयर वाज इंटेंस राइवलरी अमंग द यूरोपियन पावर। अब इसी पीरियड के दौरान जो यूरोपियन पावर थे उनके बीच भी इंटेंस राइवलरी शुरू हो गई, खींचतान शुरू हो गया। किस कारण हो गया? ओवर ट्रेड एंड कॉलोनी, कि कौन यूरोपियन पावर बाल्कन क्षेत्र में ज़्यादा ट्रेड करेगा, ज़्यादा कॉलोनी बनाएगा, एज वेल एज नेवल एंड मिलिट्री माइट। और साथ ही साथ किसकी नेवी की पावर ज़्यादा होगी और मिलिट्री की पावर ज़्यादा होगी। ईच पावर, रसिया, जर्मनी, इंग्लैंड, ऑस्ट्रो हंगरी, was keen on countering and hold other powers over the Balkans and extending its own control over the area। और यूरोप के जो प्रत्येक देश है, चाहे रूस हो, जर्मनी, इंग्लैंड, ऑस्ट्रिया हंगरी, ये बाल्कन पर अपनी शक्तियों की पकड़ को कमजोर करने और इस क्षेत्र पर अपना खुद का नियंत्रण फैलाने के लिए क्या थे? उत्सुक थे। ये चाहते थे कि हमारा ज़्यादा वहाँ पर इन्फ्लुएंस हो। तो यूरोप के देशों में भी खुद में राइवलरी शुरू हो गई, और वो राइवलरी का मुख्य गढ़ कौन बना, एरिया कौन बना? बाल्कन। दिस लेड टू अ सीरीज ऑफ वार्स। और ये जो पावर राइवलरी, बहुत सारे युद्ध के सीरीज शुरू हो गए, बहुत सारे युद्ध हुए यहाँ पर इन द रीजन एंड द फाइनली एट द फर्स्ट वर्ल्ड वार। और यही युद्ध, बहुत सारे युद्ध होने के बाद यही छोटे छोटे राइवलरी प्रथम विश्व युद्ध में बदल गया, जो कि पता है 1914 से 1918 के बीच में चला। तो इस प्रकार से हमें किस प्रकार देखा हमने कि यूरोप में यही देश, रसिया, जर्मनी, इंग्लैंड, ऑस्ट्रो हंगरी, यही देश एक समय नेशन स्टेट्स या नेशनलिज्म को लेकर के स्ट्रगल कर रहे थे। लेकिन आज जब उन्हें मौका मिला तो बाल्कन क्षेत्र पर खुद अपना साम्राज्य विस्तार करना चाह रहे हैं। तो देख रहे हैं ना कि किस प्रकार नेशनलिज्म इंपीरियलिज्म का रूप धारण करने लगती है, और इसका रिजल्ट क्या होता है? प्रथम विश्व युद्ध। तो ये चैप्टर का आखिरी वीडियो था। इस प्रकार ये चैप्टर कंप्लीट हुआ।
जल्दी हम नेक्स्ट चैप्टर के साथ मिलेंगे या फिर इस चैप्टर से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट MCQ के साथ मिलेंगे जल्दी ही। तब तक रिवाइज करते रहिएगा। धन्यवाद।